हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं भौतिकी, जहां फिजिक्स होती है आसान। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था, हमारा हिस्ट्री बिहाइंड द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहाँ से उठ के आया था, कहाँ तक हम उसको लेके गए थे, बोर मॉडल तक हम उसे लेके आए थे। बोर मॉडल ने उसको एक्सप्लेन किया था, कितना एक्सप्लेन वो कर पाया वो हमने देखा। आज की क्लास में हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस, लाइक बोर कहाँ पे फेल हुआ। ओके, लिमिटेशन और वी कैन से failures of Bohr model। ओके, सो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बोर मॉडल की लिमिटेशंस के बारे में या फिर फेलियर्स के बारे में, कि कहाँ कहाँ वो फेल हुआ, किन किन चीज़ों में वो फेल हुआ। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने पता है, पहला पॉइंट तो ये था कि जो बोर मॉडल था वो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आया था। उसने क्या बोला था, कोई न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच में तो क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। एंड ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर के अंदर रहने के लिए क्या लगा रहे हैं, एक इस साइड में, आगे की साइड में एक सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है और इलेक्ट्रॉन इजीली रिवॉल्व कर पा रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। बट ये फेल हुआ उन चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो सेम फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर वी कैन से दैट अट्रैक्शन फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। तो फर्स्ट इसका फेलियर है, फिर हम बोल सकते हैं लिमिटेशन इसकी क्या थी, बोर मॉडल फेल फॉर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिस्टम या फिर वी कैन से दैट एटम। ओके, एक से ज़्यादा एटम्स के लिए क्या हुआ, फेल हुआ। एक से ज़्यादा एग्जाम्पल, जैसे कि एक से ज़्यादा कौन कौन से एटम है, हीलियम। अभी तक हमने लिया हीलियम आयन। हीलियम आयन में अपन ने क्या किया था कि He+ लिया था। He+ से हमारा क्या होगा, जो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने निकाल दिया बाहर, बाकी बचा था एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट यहाँ पे हम ओरिजिनली जो He हीलियम एटम होता है वो ले रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन। इसको समझाने में फेल हुआ। अगेन लिथियम, इसको समझाने में फेल हुआ, एंड सो ऑन। इसकी तरह जो हाइड्रोजन एटम नहीं है या फिर हाइड्रोजेनिक एटम नहीं है, बाकी सबको ये एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, सेकंड पॉइंट। पहली चीज तो ये यहाँ पे फेल हुआ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, ओके, सेकंड इसका रहा नो अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये था कि he failed to explain electron spin। ओके, he failed to explain electron spin, जो कि डिस्कवर कब हुई थी, बाद में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन स्पिन डिस्कवर कैसे हुई, ये हम बात करेंगे हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, जो कि बाद में डिस्कवर हुई थी। तो ही फेल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन स्पिन, विच इज मिसिंग पार्ट इन हिज मॉडल। ठीक है, यहां पे ये फेल हुआ। ओके, अगेन इसके बाद क्या हुआ, थर्ड पॉइंट,
इनकंसिस्टेंट विद हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर क्या था कि जैसे कि हमने बात किया था बोर मॉडल ने क्या माना था कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या माना था एज ए क्लासिकल वे के अंदर, क्लासिकल वे के अंदर माना जैसे प्लानिटरी अपना सौरमंडल होता है, सोलर सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग माना था कि एक प्लानिटरी ऑब्जेक्ट है जो कि एक सन, जैसे कि सन के चारों तरफ एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। बट he assumed that electron has a well defined orbit and उसने क्या माना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट है एंड उसकी लोकेशन भी क्या है, फिक्स है, ठीक है, विच इज वोलेट मैकेनिक्स, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट बोलता है, क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन और लोकेशन या पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, ओके, साइमल्टेनियसली को नहीं जान सकते। अगर हमें पोजीशन के बारे में पता करना है, उसके बारे में हम मोमेंटम के बारे में पता नहीं कर सकते। अगर हम मोमेंटम के बारे में पता कर रहे हैं तो हम उसके उसी पॉइंट पे उसी टाइम पे हम पोजीशन के बारे में पता नहीं कर सकते। बट इन्होंने क्लासिकल वे के अंदर डिफाइन किया था, तो क्लासिकल वे के अंदर तो ठीक था, बट ये जा किसके अंदर है, जो एटम हमारा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन क्या था, हमारे एक क्वांटम पार्टिकल है, ना कि क्लासिकल पार्टिकल के अंदर आता है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई, फैल हुई, वोलेट तो क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फेल हुआ। इससे अगला क्या आया फिर, अब देखो इसने क्या बोला था कि लाइक नॉर्मली इसने बताया था स्प्लिटिंग लाइट हो रही है, प्रिज्म से निकल रहे जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है वो मिल रहा है, एब्जॉर्ब कर रही है या फिर इमिट कर रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है। बट इन केस अगर हम वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं उस केस के अंदर, वहाँ पर उस सिनेरियो के अंदर, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, कोई भी एटम यहाँ पे ले रहे हैं हम, ठीक है, एक बार के अंदर इधर से लाइट निकल रही है, लाइट निकलने के बाद हमें इस साइड में स्पेक्ट्रम्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम्स हमें मिले। अब हम बात करते हैं कि लाइक अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक बार लगा दें, ठीक है, या फिर ऐसे ना लगा के अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड करा दें, तो उस चीज़ से क्या डिफरेंस आएगा, क्या उसमें चेंजेस आएंगे, उन सब चीज़ों को भी ये बताने में फेल हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, पॉइंट हमारा था इसमें फोर्थ पॉइंट, फेल टू एक्सप्लेन, और यहां पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, जीमान इफेक्ट, सॉरी जीमान इफेक्ट था हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक के अंदर था स्टार्क इफेक्ट, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। एंड मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे क्या था, जीमान इफेक्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइन थी
वो क्या होती है, जैसे कि स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे अपने पास एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है। अब आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि कोई भी नॉर्मल चीज़ है, आराम से बैठी है, ठीक है, जब भी हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। अगर वो किसी और बारीक चीज़ से बनी हुई है, और बारीक लाइन से बनी हुई है, तो वहाँ पे क्या आएगा, हमने लाइन्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन सिंपल वाली दिख रही थी यहाँ पे, वो सिंपल ना होके जब हमने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी, ठीक है। मतलब वो जो हम मान के चल रहे थे ना कि जो लाइंस स्प्लिट हो रही हैं, वो लाइंस अगेन फिर से स्प्लिट हो रही थी, जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा था वो फिर से स्प्लिट हो रही थी, ठीक है। उस चीज़ को डिफाइन करने में फेल हुआ। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, the spectral lines again split, which Bohr model fail टू एक्सप्लेन, इस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ, ठीक है। अभी हमें क्या मिला कि स्प्लिट फेल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, ये चीज मिली। और जैसे कि मैंने अभी ये बताया था, थर्ड पॉइंट, इन कंसिस्टेंट विद हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ से क्या हमें मिला, अगला पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ से, पॉइंट नंबर थर्ड से, टेक क्लासिकल। इसने क्या किया कि दोनों को एक साथ लिया, क्लासिकल और क्वांटम को एक साथ लिया, ठीक है। अब वही है ना कि लाइक दो अपोजिट चीज़ों को अगर हम एक साथ लेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि दोनों साथ साथ चल पाएंगे। अगर साथ साथ चलते तो अभी हम जो क्लासिकल को बहुत पहले छोड़ के आ चुके हैं और हम अब क्वांटम के अंदर जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहीं से हम देख लेते हैं, इसने क्या बोला, ही टेक्स mixture of classical physics and क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus like a planetary system, which is in classical way, and the electron the electrons stay there stationary orbit and
नॉट रेडिएट एनर्जी इन any form of energy considered it as a quantum wave in a ठीक है। इसने क्या बोला कि जो प्लेनेटरी मोशन के थ्रू उसके चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है ये, वो किस में कर रहा है, क्लासिकल वे के अकॉर्डिंग। बट जो इसने बाद में बोला कि एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है, ठीक है, ना ही इमिट कर रहा है ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, ये अपने क्या बोलते हैं, अपने कंसिडर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर स्टेबल है, ठीक है। ये चीज़ इसने किसमें बोली, क्वांटम के अंदर। बट फिर वो ये ना कि अगर हम पूरी तरीके से क्वांटम में जा रहे हैं तो ये फेल हो रहा है, अगर हम क्लासिकल के अंदर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो ये फेल हो रहा है। तो एक फेलियर यहीं पे था इसका कि टेक बोथ क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स टुगेदर। ओके, ये हो गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या हुआ कि नोट एक्सप्लेन नोट एक्सप्लेन ऑफ केमिकल बिहेवियर माइक लाइक जैसे कि उसने किया था ना, बंसन एंड किरचॉफ ने एक्सपेरिमेंट किया था। बंसन एंड किरचॉफ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स लेके अलग अलग उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस देखी, अलग अलग जब स्पेक्ट्रल लाइंस देखी तो उनसे हमें क्या मिला, अलग अलग सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिली। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में बोर मॉडल फेल हुआ कि वो चीज़ें हमें अलग अलग क्यों मिल रही है, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज क्यों रख रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर स्पेक्ट्रल लाइंस उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल मिलना ही था तो सेम स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। लाइक अगर वो एब्जॉर्व कर रहा है या फिर इमिट कर रहा है तो हमें सेम स्पेक्ट्रल लाइंस मिलनी चाहिए थी, ठीक है। बट वो अलग अलग क्यों मिल रही है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में ये फेल हुआ। तो यहाँ पे क्या फेल हुआ, वो बोर मॉडल एटम बॉन्ड वैलेंसी, मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने खाली है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। वाई इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ओके। बट इसी चीज़ को आगे जब हम क्वांटम के अंदर जाएंगे, कंप्लीटली हम जब क्वांटम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये लाइक ये चीज़ें हमारे वहाँ पे क्यों हो रही है, एक एटम जो है वो अलग अलग बिहेवियर क्यों प्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो ये चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, क्वांटम के अंदर। इतना हो गया, नोट कर ले उतना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। कौन सा था, 5.6 पॉइंट पे। अब हमने इसमें एक चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था इसमें क्वांटाइजेशन रूल बोर मॉडल के अंदर, ठीक है। और वो क्वांटाइजेशन रूल क्या कह रहा था हमें, वो क्वांटाइजेशन रूल बोल रहा था हमें कि एल इज इक्वल टू में एन एच कट, ठीक है। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम हम ले रहे हैं वो क्या रह रहा है, एन एच कट के फॉर्म में, लाइक एल इज इक्वल टू में एन एच कट। फिर अगेन ये वही वाली बात होगी जैसे हमने रदरफोर्ड के अंदर पढ़ के आए थे। रदरफोर्ड ने क्या किया था, फॉर्मूला ड्राइव किया था अपना, बट उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि फॉर्मूला किस तरीके से आ रहा है। वैसे ही सेम बोर के साथ हुआ कि बोर ने ये फॉर्मूला दे दिया, ये क्वांटाइजेशन रूल तो दे दिया इसने कि एल इज इक्वल टू एन एच कट होता है, बट एक्सप्लेन करने में फेल हुआ कि ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मूला लाइक एक था कि अजम्पशंस था उसका कि ये फॉर्मूला हो सकता है
और उस वक्त के जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा था एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उसने ये चीज़ें ऐसे कैसे दे दी, ठीक है। बट अगेन वेरीफाई नहीं थे ये कि हो क्यों रहा है, ये फॉर्मूला वर्क क्यों कर रहा है, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में वो फेल हुआ। तो ठीक है, तो इसमें क्या था अगेन अपना बोर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। बोर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो कि हमारा क्या था, एल इज इक्वल टू में एन एच कट, एल अपना एंगुलर मोमेंटम था, एन क्या था, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, और एच कट था प्लांक कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। ओके, एच कट है रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, एच होता है प्लांक कांस्टेंट। ओके ठीक है, इतना आ गया था। बट ही did not explain why this should be true। ठीक है, ये इस चीज़ को फेल हुआ एक्सप्लेन करने में कि ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता कि फॉर्मूला उसने अज्यूम किया था या फिर उसने वेरीफाई किया था। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है अपनी, वो चीज़ ये आती है कि जब भी हम क्वांटाइजेशन रूल लगाते हैं कोई भी, या फिर कोई भी फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, तो वो वेरीफाई होना चाहिए हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो आते हैं हमारे, फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर क्या आता है, हमारे न्यूटन्स लॉ हुए, जैसे जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं, जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं, आइगन इक्वेशंस हैं, सॉरी आइगन इक्वेशंस नहीं, आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन के बाद मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन के बाद हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वो है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक बहुत डीप रिसर्च करके उसके बाद ये इक्वेशंस हमारे पास आई हैं। तो कोई भी फॉर्मूला जब हम आगे ड्राइव करेंगे तो वो चीज़ें होनी चाहिए इनसे रिलेटेड, लाइक यहाँ से जो फॉर्मूला है, यूनिवर्सल जो लॉज हैं हमारे पास, उनका यूज करके अगर वो फॉर्मूला हमने ड्राइव कर रखे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला होंगे। अदरवाइज वो क्या होंगे, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ऐसे अजम्पशंस हमने मान लिया, एज ए बैक बेंचर हमने उनको मान लिया और वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बट क्यों वर्क कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है। तो वही चीज़ बोर ने भी की अपने पोस्टुलेट के अंदर, कि उसने ये तो बोल दिया क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम होता है, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम होगा। यही उसकी क्या थी, क्वांटम वे में उसने ये तो मान लिया कि डिस्क्रीट वे के अंदर एनर्जी लेवल्स होंगे, बट एक क्लासिकल वे में बोल रहा है कि वो बैलेंस आउट किससे हो रहे हैं, क्लासिकल वे के अंदर। बट एनर्जी लेवल किसके अंदर है, डिस्क्रीट वे के अंदर, जो कि सबसे बड़ी उसकी रिवाइवेबिलिटी थी। ठीक है, सबसे बड़ी उसकी क्या थी, गलती थी। तो ये चीजें उसकी यहां पे हुई। डिड नॉट एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन रूल was not drive from first principles। ठीक है, it was just an assumption। assumption made to fit the hydrogen spectrum। ओके, ये जैसे उसने एक assumption किया और वो क्या हो गया, गलती से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर वो फिट हो गया। ठीक है, ये चीज़ थी, बट ये प्रूफ नहीं था। तो एक जो इसकी लिमिटेशन थी या फिर फेलियर था वो ये चीज़ थी कि इसको प्रूफ नहीं कर पाया, इसको वेरीफाई नहीं कर पाया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है,
फर्स्ट प्रिंसिपल जिसकी वजह से सारी चीज़ें ड्राइव होती है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जिससे हम आगे सारी चीज़ें ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स में आता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली हमारे होते हैं फंडामेंटल लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं जिनको यूनिवर्सल लॉज या इक्वेशंस, जिनकी वजह से हम बाकी जो रिजल्ट्स हैं, बाकी जो इक्वेशंस हैं जो भी हम ड्राइव करते हैं वो इजिली लॉजिकली वे में ड्राइव कर सके। ठीक है, कोई भी ऐसे अजम्पशन हम ना बना सके। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये होते हैं। अब ये देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अंदर वो इक्वेशंस या फिर कौन से लॉज हैं जिनकी यूज से जो ऑलरेडी बहुत डीप स्टडी के बाद, रिसर्च के बाद वो इक्वेशंस ड्राइव हुई हैं। उनके अंदर हमारे बेसिकली आते हैं मैनली इक्वेशन, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो। ठीक है, जो हमारी यूनिवर्सल लॉज हैं। दूसरा आइंस्टीन लॉ जो है E=mc²। ठीक है, थर्ड वन आता है हमारे जैसे कि उसमें श्रोडिंजर इक्वेशन डीप रिसर्च के बाद हमारे पास इक्वेशन आई थी। उसके बाद आता है मैक्सवेल इक्वेशंस के में क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशन हमारे 4 इक्वेशंस थी। हालांकि ये इससे पहले जब स्टार्टिंग में जब मैक्सवेल इक्वेशंस आई थी उस वक्त ये इनकी संख्या थी 10। ठीक है, जो कि अभी रिड्यूस करके 4 पे आ चुकी है। और जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास है ये वेक्टर फॉर्म में है। मैक्सवेल इक्वेशन स्केलर फॉर्म में भी होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे किसी अलग तरीके से या अलग वीडियो में। ठीक है, ये हो गई। फिर जैसे कि हमारे पास रहते हैं हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाती है, और आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर आती है और जिनका यूज करके हम फिजिक्स के अदर जो इक्वेशंस या फिर लॉज होते हैं उनको हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, और यही इक्वेशन यूज नहीं करने की वजह से और जस्ट अपना एक अजम्पशन मानने की वजह से जो बोल का ये पोस्टुलेट था L=n h, ये फेल होता है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये था यहाँ पे इसका 6th फेलियर। 7th के अंदर क्या आता है, 7th के अंदर जैसे कि बोर ने क्या बोला था, 7th में बोला था लिमिटेशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अजम्पशन। अब इसमें क्या मिस्टेक आ गई वाला, उसने अज्यूम किया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियर के चारों तरफ, सॉरी इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग जो रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इसने ये चीज़ें अज्यूम की थी। मैथमेटिकल वे में इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया था उसने, सिर्फ जस्ट अज्यूम। जैसे कि फ्रोनोफर आए थे ना, फ्रोनोफर ने क्या बोला था, फ्रोनोफर ने बोला था कि उसने बाल्मर सीरीज एक्सपेरिमेंटली उसने निकाल ली थी, बट वही था ना कि मैथमेटिकल वे में उसके पास नहीं था कोई प्रूफ कि उसको प्रूफ कर पाए, मैथमेटिकल ऐसा इक्वेशन नहीं थी। सेम चीज़ है यहाँ पे, इसने बोल दो जी सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, बट वही है ना कि सर्कुलर ऑर्बिट कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि इससे पहले ही हमने जैसे कि इसकी जो रेडियस दी थी इसने, रेडियस अपना, इससे जस्ट पहले हमने क्या किया, जो इसका क्वांटाइजेशन रूल था L=n h, इसको हम गलत प्रूफ करके आ रहे हैं। और जैसे कि हम आप देख सकते हो, अगर ये प्रूफ गलत हो गया तो जो हमने रेडियस निकाली थी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी की जो इक्वेशंस निकाली थी वो इसी का यूज करके निकाली थी। एक तो एक इसका और एक जो बैलेंस आउट कर रही थी उसको, उस इक्वेशन का। तो अगर ये इक्वेशन ही गलत है, ये वाला लो ही गलत हो गया इसका क्वांटाइजेशन रूल, तो क्वांटाइजेशन रूल के गलत होते ही ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट दे रहा था ये डिसमिस हो गया। ठीक है, तो इसमें यही था कि सर्कुलर ऑर्बिट, ही अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये इसने बोला, बट दिस वाज आल्सो ड्राइव। ठीक है, और हम जानते हैं नेचर डज नॉट रेस्ट्रिक्ट
मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल या फिर एलिमेंट। लाइक दैट। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे फैल यूज कर लो, जो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए बोल रहा था वो चीज़ यहाँ पे फैल हो गई। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है हमारा, मतलब ये 7th था जो इसका फेलियर था। 8th फेलियर क्या था? द रेट ऑफ ट्रांजिशन। द रेट ऑफ ट्रांजिशन के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि इसने क्या बताया कि हमें स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही है, बट मैंने आपको बताया होगा कि लाइक जब हम बंसन एंड किरचॉफ का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या फिर हम कर रहे थे फ्रोनहोफर का एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर हमने क्या चीज़ नोटिस की थी कि जब भी हम एलिमेंट को बर्न कर रहे थे तो उससे ब्राइट लाइट निकल रही थी। ठीक है, कुछ ब्राइट लाइट निकल रही थी, एक ब्राइट लाइट और उसके चारों तरफ कुछ कलर्स थे जो कि हमें स्पेक्ट्रम के बाद दिखाई पड़े। बट वो ब्राइट लाइट हमें क्यों दिख रही थी, कितनी ब्राइट थी, उसके आसपास के जो कलर थे वो ब्राइट ना होकर डिम क्यों थे, ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। ठीक है, दूसरी, कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट से या तो क्या जा रहा है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के अंदर जा रहा है, या फिर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है, तो वो कितना टाइम ले रहा है उसमें जाने में। ठीक है, लो एनर्जी लेवल से अगर हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है उस ट्रांजिशन के अंदर, ट्रांजिशन पर टाइम, पर रेट क्या है उसका। ठीक है, तो वो कितना टाइम ले रहा है वो चीज़ें। थर्ड चीज़ का क्या फेल्यूर हुआ, इसका ये हुआ कि चलो ठीक है वो जा रहा है बट कितनी फास्ट तरीके से जा रहा है, ये हुआ। सेकेंड था, सॉरी। थर्ड में क्या किया कि जो वो इमिट कर रहा है एनर्जी, ठीक है, वो कितनी एनर्जी वो इमिट कर रहा है, राइट। मतलब हमें ये चीज़ें नहीं पता ना कि वो कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है। लाइक जो हमें सिर्फ दिख रहा है सिर्फ उतनी एनर्जी इमिट अगर कर रहा होता नॉर्मली, जैसे कि हमें पता है इसने क्या बोला अपने लॉज के अकॉर्डिंग, इसने अपनी इक्वेशन क्या दी थी, -13.6 Z² अपन N²। तो अगर जैसे कि हम दो लेवल्स ले रहे थे, -13.6 -3.4, इसके ऊपर था -1.51 एंड इसके ऊपर था -0.83 समथिंग। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है या यहाँ से यहाँ पे आ रहा है या फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो हमें इतना पता होगा ना कि लाइक अगर विजिबल रीजन के अंदर हमें दिख रही है स्पेक्ट्रम, तो सारी स्पेक्ट्रम क्या होनी चाहिए, सेम पैटर्न में होनी चाहिए, सेम लाइट के अंदर होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कोई ब्राइट है कोई डिम है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बट एक्चुअली में क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व हो रही थी कि कुछ लाइट्स हमें ब्राइट दिख रही है, कुछ लाइट्स हमें लो दिख रही है, और हालांकि हैं वो सारी विजुअल रीजन के अंदर। ठीक है, तो वो क्यों हो रही है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। तो इसमें क्या था रेट ऑफ ट्रांजिशन के अंदर, बोर मॉडल फेल टू एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट क्या था, हाउ फास्ट, ठीक है, या फिर रेट इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, पहली चीज़ ये हुई। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा है कि वो चलो इमिट कर रहा है बट कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये चीज़ें। हाउ मच एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब। ये चीज़ें वो क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। थर्ड वन क्या फेल हुआ वो कि लाइक ठीक है ये मिल गया हमें,
बट कोई भी जैसे कि इंटेंसिटी है उसके लिए कोई भी फॉर्मूला, हमें वेल डिफाइंड फार्मूला जो होता है ना, इससे हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने वो दिया था हमें वेवलेंथ निकालने के लिए कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो निकालने के लिए उसने हमें फॉर्मूला दिया था रेडबर इक्वेशन, ठीक है, रेडबर इक्वेशन उसने दी थी। बट इंटेंसिटी अगर हम देखना चाहें इसकी, तो इंटेंसिटी के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं था कि इंटेंसिटी कितनी ब्राइट है या कितनी डिम है वो स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है। तो थर्ड वन क्या था, दो फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी और प्रोबेबिलिटी। स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब इन तीनों का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इन तीनों का मतलब ये हुआ कि दैट मीन्स it could only tell us how and where spectral lines appears, but fail to explain how strong दे आर, मतलब वो कितनी स्ट्रोंग है या फिर कितनी वीक है ये बताने में वो फेल हुआ, ठीक है। ये किस में था, द रेट ऑफ ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हुई फेल उसकी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ होता हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, इसके अलावा क्या था, अनएबल टू हैंडल अनबाउंड सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, जब हम बोर मॉडल के बारे में या बोर मॉडल की पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो उसके सबसे पास होता है। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस ही ये इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पास्ट वाली जो सेल होगी, सबसे पास्ट वाली सेल क्या होगी, ये वाली, और इसके बीच में एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है तो क्या हो जाता है, अभी के लिए क्या है, ये बाउंड स्टेट के अंदर है, ठीक है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, न्यूक्लियस ने वो बांध रखा है, ठीक है। बट न्यूक्लियर का कर्ज कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी न्यूक्लियस को दे देता है, मतलब इस सेल में दे देता है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लाके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्री हो जाएगा। बट अब वही क्वेश्चन था कि चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, मतलब ये आ गया अपना अलग से फ्री, न्यूक्लियस हो गया यहाँ से इसका कट आउट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि ये फ्री तो हुआ, बट अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन करें आगे, या इस फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, कहाँ ये इलेक्ट्रॉन गया, क्या कर रहा है उसके बाद फ्री होके, कर क्या रहा है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने नॉर्मली तो क्या बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहा है, फिर लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। बट इन दोनों ही केस की अब अलग, अगर ये फ्री हो जाता है, अनबाउंड हो जाता है न्यूक्लियस से, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, वो चीज़ें एक्सप्लेन करने में बोर मॉडल क्या हुआ, फेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनेबल टू हैंडल अनबाउंड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, this model could not describe ionized atoms। और आयनाइज्ड एटम क्या था,
वेयर द इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन एस्केप्स, मतलब बाहर निकल जाते हैं न्यूक्लियस कंप्लीटली, मतलब एकदम उससे बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कंप्लीटली, अगर उससे बाहर निकल के तो स्टेट कौन सी आ गई, अनबाउंडेड स्टेट, अनबाउंड स्टेट। तो इस स्टेट के अंदर आने के बाद इसका क्या होता है ये बताने में वो क्या हुआ, फेल हुआ। दिस मॉडल कुड नॉट डिस्क्राइब आयनाइजेशन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन एस्केप द न्यूक्लियस कंप्लीटली, या फिर अनबाउंड स्टेट। ये किसने बताया, ये बाद में हमने बताया जब क्वांटम मैकेनिक्स आई। अभी ये क्या चल रहा है हमारा, पार्शियल चल रहा है, ठीक है, पार्शियल क्वांटम मैकेनिक्स। जब कंप्लीटली हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आती है और उसमें आते हैं हमारे कौन, श्रोडिंगर इक्वेशन। जब श्रोडिंगर इक्वेशन आते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम वेल डिफाइन करते हैं कि लाइक ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू, उसका क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं जब हम कंप्लीटली क्वांटम के अंदर मूव करेंगे। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, बोर ने कहाँ पे यूज किया है, अभी बोर हमारा यूज कर रहा है क्लासिकल प्लस क्वांटम। मतलब जैसे नहीं होता कि हम एक कॉन्सेप्ट कहीं का उठा के ला रहे हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट कहीं का उठा के ला रहे हैं, मतलब आधा हमने एक तरीके अलग से समझा दिया, आधा दूसरा पार्ट अलग समझा दिया। बट जब बात आई दोनों को एक साथ मिक्सअप करने की, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से समझाने की, तो वहाँ पे बोर मॉडल हुआ फेल। ठीक है, ये चीज़ें थी इसमें। तो ये क्या हुआ, अनएबल टू हैंडल अनबाउंड सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद बोर ने क्या बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट होगा, बट जो क्वांटाइजेशन रूल था वो फेल हो गया। क्वांटाइजेशन रूल के फेल होते क्या हुआ, सर्कुलर ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट भी फेल हुआ। फिर इसके बाद आते 3 साल बाद, ये कब आए थे हमारे बोर, 1913 के अंदर। 3 साल बाद आते हैं 1916 के अंदर विल्सन एंड समरफील्ड। तो विल्सन एंड समरफील्ड आके क्या बताते हैं कि जो इसने बोला था ऑर्बिट होते हैं सर्कुलर, वो सर्कुलर ना होके इलिप्टिकल होते हैं, इलिप्टिकल वे में होते हैं। ठीक है, एक चीज़ उन्होंने ये बताई, इलिप्टिकल वे में होते हैं, प्लस में एक इसकी चीज़ अंदर और आती है। 9th पॉइंट हो गया था ना ये, 10th पॉइंट। 10th में इसमें ये आता है बोर्स मॉडल। फेल टू एक्सप्लेन अबाउट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मतलब जो बोर मॉडल था वो क्या हुआ, फेल हो गया एक्सप्लेन करने में फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे कि हमने भी बताया था कि जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, उसमें जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिल रही है, स्पेक्ट्रल लाइन्स में हमें वाइब्रेशन दिखने को मिल रहा है। और जब हम उसे और बारीकी से जाके देख रहे हैं, एकदम क्वांटम वे के अंदर जा रहे हैं, क्लासिकल तो था हमारा क्लासिकल प्लस क्वांटम, जब हम क्लासिकल को एकदम अवॉइड करके जब हम क्वांटम के अंदर जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें और फाइन स्ट्रक्चर्स लाइक और हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स उसके अंदर देखने को मिल रही है। जो स्पेक्ट्रल लाइन्स एक मान के चले तो वो और भी भाग में स्प्लिट्स हैं, ठीक है, और भी पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है। तो उस चीज़ को डिफाइन करने में बोर मॉडल फेल हुआ। ठीक है, तो ये कुछ थे इसके लिमिटेशंस, और या फिर हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस, और क्या हम बोल सकते हैं इसके फेलियर्स ऑफ बोर मॉडल्स, जिसमें इसने ये सारी चीज़ें मानी थी। इसके जो पोस्टुलेट्स थे इसने जस्ट अज्यूम किए थे ज़्यादातर पोस्टुलेट्स, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वे या मैथमेटिकल वे में इसको प्रूफ नहीं कर रखा था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था बोर का वो यही था। ठीक है, और उसी ड्रॉबैक की वजह से आगे जो भी इसने किए उसमें भी ज़्यादातर इसके फेलियर थे। ठीक है, बट इसने सिर्फ इतनी चीज़ें हमें एक्सप्लेन जरूर करके गया ये कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रही है वो हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स क्यों मिल रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करके चला गया। हालांकि ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने अपने फॉर्मूले में कर दी थी, बट वो फॉर्मूला क्यों आ रहा है वो चीज़ें एक्सप्लेन करी बोर ने। ठीक है, और बोर ने वो चीज़ें एक्सप्लेन करके ये थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्ट दिया, बट फिर से बोर भी यहाँ पे क्या हुआ, हमें फिर से उलझा के चला गया, हमें फिर से मिस्ट्री में डाल के चला गया कि आखिर स्पेक्ट्रल लाइन्स या फिर एटम्स वर्क कैसे कर रहे हैं। ओके, क्योंकि सर्कुलर अपन मान के चल रहे थे, सर्कुलर हो गया फिर से फेल। रदरफोर्ड जी आए थे हमारे पास, रदरफोर्ड ने बताया था ये
इसने आगे क्या बोला था, स्टेबल कर तो दिया था इसने स्टेबल, बट वही था ना कि स्टेबल करके हम क्या उखाड़ ले उसका, जब वो स्टेबल तो हो गया। ऑर्बिट ही हमारा जो सर्कुलर मान के चल रहे थे, वो ऑर्बिट सर्कुलर है ही नहीं। मतलब ऑर्बिट अगर सर्कुलर नहीं है तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से हम मान रहे हैं वो रिवॉल्व कर रहा है, उस तरीके से वो रिवॉल्व भी नहीं कर रहा है। सेकेंडली चीज़, इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर हम मान के चल रहे हैं एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो हम अभी तक मान के चल रहे हैं ना इक्विलिब्रियम कंडीशन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल करने का, वो चीज़ें भी हमारी फेल हो जाएंगी, क्योंकि हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन तो होगा, बट अगर हमने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिए, दो इलेक्ट्रॉन लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो एक एड ऑन फोर्स और आ जाता है हमारा। तो अगर वो फोर्स आता है तो फिर क्या होगा हमारे पास, क्योंकि अगर वो फोर्स आता है तो हमारे जो इक्वेशन हमने ड्राइव किए थे, जो फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव किए थे हमने, वो सारे फॉर्मूला चेंज होंगे, ठीक है। हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, वो चेंजेज कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताने में बोर फेल हुआ, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि हमने इसके बाद हमने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही है, ठीक है, बट जैसे मैंने बोला था अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही है। तो वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों मिल रही है, क्योंकि अगर बोर, जैसे बोर ने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, या तो वो इमिट हो रहा है या सॉरी, या तो वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहा है, या फिर नीचे आके एनर्जी इमिट कर रहा है। तो एनर्जी या अब्जॉर्व कर रहा है या फिर इमिट कर रहा है, ठीक है, इमिशन कर रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो उसके इसके अंदर तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन सेम मिलनी चाहिए, भले एलिमेंट्स अलग अलग ले लें हम, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजनिक एटम ले लें, अगर एलिमेंट्स अलग होने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा था, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रही थी, उस चीज़ को डिफाइन करने में फेल हुआ, ठीक है। ऐसे ही कितनी तेज़ी से सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉन्स कैसे जंप कर रहा है, कैसे वापस आ रहा है, वो सारी चीज़ें कैसे हो रही है, कितना फास्ट हो रहा है, कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहे हैं, वो चीज़ें एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। तो एक तरीके से मोटा मोटा अगर इसको हम देखें तो उसमें क्या हुआ कि बोर ने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अजम्पशन की थी, ठीक है, अज्यूम की थी, मेजर द पार्ट अज्यूम किया था। ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा फेल हुआ था, काफ़ी चीज़ें इसने सिंपल की थी हमारे लिए, बट वही था ना कि अगर दो नाव में पैर रख के चलेंगे तो गिरना तो है हमें, ठीक है। इसने क्या किया था, वही किया था, एक क्लासिकल में पैर रखा, एक क्वांटम में पैर रखा। अब क्लासिकल और क्वांटम में अगर ये पैर रखेगा तो गिरना तो है ही, कहीं ना कहीं वो दोनों नाव अलग तो होंगी, और वही चीज़ हुआ जो होना था। अगर हम क्लासिकल वे में जा रहे हैं तो फेल हो रहा है, क्वांटम वे में जा रहे हैं तो फेल हो रहा है इसके कॉन्सेप्ट। तो यही चीज़ें सारी फेल हुई। इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी समरफील्ड ने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समरफील्ड ने कंप्लीटली कर दी थी, समरफील्ड ने सिर्फ इतना सिंप्लीफाई किया था कि जो फाइन स्ट्रक्चर हमारा मिल रहा है, वो फाइन स्ट्रक्चर को इसने सिंप्लीफाई किया था कि वो फाइन स्ट्रक्चर हमारा कैसे मिल रहा है। और उस केस के अंदर अगर फाइन स्ट्रक्चर हमारा मिलता है तो उस केस के अंदर हमारा क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट क्या आती है, वो चीज़ इसने सिंप्लीफाई की थी। और अगेन एक और चीज़ क्या सिंप्लीफाई की थी, इसने बोला था कि जो सर्कुलर ऑर्बिट हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, अब क्वांटाइजेशन रूल तो फेल हो चुका है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि क्वांटाइजेशन रूल के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। बोर ने सिर्फ अज्यूम किया था, समरफील्ड ने क्या किया, क्वांटाइजेशन रूल को जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल्स बताए थे अभी, उनके अकॉर्डिंग उनको यूज करके एक अपना क्वांटाइजेशन रूल दिया, जो कि हम जैसे कि बोलते हैं इसके अंदर जो हमारे रियल क्वांटाइजेशन रूल चलता है वो क्या चलता है हमारा, जे इज इक्वल टू में L+1 एच कट, ठीक है। मतलब जो एन हम लेके चल रहे हैं वो रिप्लेस किससे होता है, L+1 से अंडर रूट में, ठीक है। अब ये क्वांटाइजेशन रूल इसने कैसे दिया, सारा फर्स्ट प्रिंसिपल्स को यूज करके, तो ये सारी चीज़ें दी, ठीक है। बट समरफील्ड कहाँ फेल हुआ, ये सारी चीज़ें हम सेपरेट टॉपिक में देखेंगे, समरफील्ड कितना यूजफुल रहा बोर के लिए, ठीक है। क्योंकि समरफील्ड ने क्या किया, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं दिया, इसने सिर्फ बोर जो मॉडल था उसी को एक्सटेंड किया था, ठीक है। ऐसे नहीं था कि जैसे कि पिछले जो भी मॉडल्स देते आ रहे वो सारे अलग अलग देते आ रहे, समरफील्ड ने सिर्फ इतना किया था कि बोर का जो मॉडल था उसको जस्ट एक्सप्लेन किया था 3 साल बाद, ठीक है। ये आया था हमारा 1913 के अंदर, तो उसने बोला 1916 के अंदर। तो ये कुछ थी बोर मॉडल की लिमिटेशंस जो हमने आज डिस्कस करी, ठीक है। 9 से 10 डिस्कशन की थी हमने, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, ठीक है। अगर कुछ और भी लिमिटेशंस होती हैं हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे समरफील्ड मॉडल के अंदर, ठीक है। जब भी हम समरफील्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम समरफील्ड मॉडल में देखेंगे इसने क्या कुछ नया किया। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, जो हमारी क्वांटम नंबर्स हम पढ़ेंगे हमारे अगले मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। आज हमारा लास्ट मॉड्यूल है, सेकेंड मॉड्यूल के अंदर जब हम क्वांटम नंबर से स्टार्ट करेंगे तो क्वांटम नंबर में जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है एन, वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, बोर ने दिया था। रिमेंबर दैट थिंग, कब दिया था, 1913 के अंदर, ठीक है। अब सेकंड जो क्वांटम नंबर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर,
या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वो कब दिए थे, किसने दिए थे, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में बात। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का, पढ़ते रहिए फिजिक्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो फिजिक्स में अपना कैरियर बना रहे हैं या फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इनके लॉज, इसकी मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।